वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अगर हमसे याद हो तो पिछले दिनों एक रिसर्च बड़ी जैसे कि ना ओवरव्यू में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 3 चीज़ों में से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी खुराक, एक्सरसाइज या नींद, तो बहुत कम लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा कि अच्छी नींद सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिसर्च आपके जहन में होगी। लेकिन अब क्या करें कि नींद नहीं आती। वो कहते हैं ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मुझे लगता है इस वजह से नहीं आ रही होती, इस खौफ से नहीं आ रही होती, और ही कुछ टेंशन है लोगों को कि समझ ही नहीं लग रही होती। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ा मसला यह है कि जी 2-2 घंटे हम लेटे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, हमें नींद नहीं आ रही होती। और फिर नींद इंटरवल्स कह लिया जाए ना तो उसमें आती है, अचानक रात को आंख खुल जाती है और एक इकट्ठी जो हमें 6, 7 या 8 घंटे की नींद होनी चाहिए वो नहीं है, लोगों की आंख बार बार खुलती है। हाँ, तो ये अगर आपने जानना हो ना किसी की सेहत को, मेंटल हेल्थ को भी, जिसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिक्रें वगैरह वगैरह इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ है, या उसके जहनी तनाव, दबाव, मसाइल, या फिजिकल हेल्थ को, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि नींद कैसी है आपकी। हाँ जी। अगर किसी बंदे की नींद डिस्टर्ब है तो भले वो किसी एज ग्रुप में है, तो उसका मतलब ये है कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर है। आजकल के दौर में अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसे तरीके लोगों ने डिस्कवर किए हैं, रिसर्चेस किए हैं कि नींद जो है वो कैसे आपको आ जाए, जिन लोगों को नींद नहीं आती, कि उसका तरीकाकार, मैंने उसका एक वैसे टिप रखी है। क्या टिप है? जो स्टडी है ना आपकी, जो भी आपने पढ़ना है, ये $1 मिलियन टिप है इस वक्त जो फरा हमें बताना, वो आप रात को करें, लास्ट 1 आवर सोने से पहले। 6 बजे आप खाना खा लें, अपना लास्ट मील जो कुछ भी आपने लेना है, शाम 6 बजे आप खाना खा लें। उसके बाद आप 7 बजे से आप रिटायरिंग उसमें चले जाएं और आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप, जितना आपको लेट नींद आती है, स्टडी करें, एंड देन उसके साथ आपको नींद आ जाएगी एंड यू गो टू स्लीप। तो रात 12 बजे जो हमने बर्गर ऑर्डर करना है, पिज्जा ऑर्डर करना है, उसका क्या करें? इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़, और मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, जैसे सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, सॉक्स पहन के लेटें। अच्छा, ये एक रिसर्च मैंने पढ़ी हुई थी कि सॉक्स पहन और मैंने ये ट्राई भी की हुई है, सॉक्स पहन के लेटे, और जब आपको लगे कि आप ड्राउजी होना शुरू हो गए और आपको नींद आ रही है तो आराम से सॉक्स उतार के साइड पे रख दें, इससे नींद आती है। लेकिन वालिदैन तो ये कहते हैं कि जुराबे पहन के ना सोया करें, अजीब आपके सर में दर्द हो सकता है या कुछ मसला हो जाता है, ऐसी बातें सारी रात ना सोए रहे। लेकिन जो ड्राउजी होने के लिए जो नींद आने का फेज है ना, उसमें ये बड़ा हेल्पफुल, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है ना, अमूमन उनके हाथ में बहुत ठंडे यख रहते हैं, खासतौर पर शुगर के मरीजों के भी, फिर उनको डिस्कम्फर्ट में नींद नहीं आ रही होती, तो एक दफ़ा वार्म अप हो जाए तो फिर आपको नींद आ जाए। स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि आखिर हमें कैसे सोना है, और हर बंदे का मसला ये है, और दूसरे वाला सोना भी बहुत बड़ा मसला है, और ये वाला जो नींद वाला सोना है ये भी बहुत बड़ा मसला है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहमान। डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमें ये बताएं कि 2-2 घंटे लेटे रहते हैं नींद के इंतज़ार में, नींद नहीं आ रही होती, इसकी वजूहात क्या हैं? वालेकुम सलाम। देखें, सबसे बड़ी वजह जो है ना वो उसकी ये है कि हमने एक बहुत हैबिट जो है, इम्पोर्टेंट हैबिट स्लीप की, वो भुला दी है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू स्लीप, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है हमारे सेलफोन्स, टैबलेट्स, टीवी, इनसे निकलती जो रेज हैं, जो इनसे शुआएं निकलती हैं, चाहे वो नाइट मोड पे ही क्यों ना हो, वो सनलाइट को मिमिक करती हैं। तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सूरज निकल आया है। अब आप खुद सोचें, रात के टाइम अगर ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि द सन इज़ अप, तो ब्रेन जो नींद दिलाने वाले केमिकल्स होता है वो कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अब, और स्पेशली इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सब ज़्यादातर घर में थे, घर से काम कर रहे थे, कंप्लेन होना शुरू हुई है कि हमारी नींद भाग गई है, हमें नींद नहीं आ रही। तो इस वजह से है कि हमारी ये हैबिट्स। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने बेड को यूज़ करना शुरू किया है टीवी देखने के लिए, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम हमने अपने ब्रेन को ये भी चीज़ भुला दी है कि बेड एक ऐसी जगह है जहाँ पे नींद आती है। अब हम बेड पे बैठ के लैपटॉप पे काम करेंगे तो बेड को तो लगेगा ये ऑफिस की जगह है, यहाँ पे तो मुझे आइडियाज़ आने चाहिए, यहाँ पे तो मैंने सोचना है, टीवी देखना है। अच्छा, ये सारी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं स्लीप हाइजीन का पार्ट। जिस तरह हाइजीन होती है उस तरह से इसको कहा जाता है स्लीप हाइजीन। तो हमें जो है उन आदतों को चेंज करना है, और उन आदतों को अगर हम चेंज करेंगे, विच मीन्स स्टार्ट करते हैं सेलफोन्स, नो सेलफोन्स इन बेड, टीवी बेड में ना देखें, कुर्सी रख लें, कुर्सी पे बैठ के देखें, बेड में बैठ के काम नहीं कीजिए, अपने लैपटॉप्स यूज़ नहीं कीजिए। सारी चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करेंगे
तो आहिस्ता आहिस्ता करके नींद वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही, डॉक्टर मैरी ने भी बताइएगा, आपने बिल्कुल सही कहा। कोविड के दिनों में हमारा ना दिन रात का सिस्टम और बायोलॉजिकल क्लॉक तो बिल्कुल ही तबाह हो गया ना। अक्सर लोग ये कहते हैं हमें रात को ज़्यादा कंसंट्रेशन अच्छी होती है, तो हम तो रात के वक्त ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, रात के वक्त ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब इस मसले का क्या हल हो, और क्या दिन की नींद कॉम्पनसेशन हो जाएगी रात की नींद की? कुछ लोग नाइट की शिफ्ट्स भी कर रहे होते हैं तो वो मजबूर हैं, तो अगर वो दिन को और कितना टाइम नींद लें तो फिर मसला नहीं होगा। सही। अच्छा, इसमें यह है कि देखें जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं उनकी तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से मजबूरी है या इट्स देयर लाइफस्टाइल, दे हैव टू डू दैट। उसमें ये होता है कि सर्टन ग्लासेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वो हम उनकी, क्योंकि उनकी हमें क्लॉक जो है एक तरह से कुछ टाइम के लिए उल्टी करनी होती है क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट की जॉब होती है, तो उसके लिए कुछ ग्लासेस ऐसी अवेलेबल होती हैं जो दिन के टाइम सूरज को ब्लॉक करती हैं ताकि वो एटलीस्ट दिन में ही थोड़ी सी नींद पूरी कर लें। रहा सवाल बाकी सबका जो कि कहते हैं कि हमें रात के टाइम जाग के ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, नहीं, जो रात की नींद है वो रात की ही नींद है, और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रात के टाइम पे हमारी बॉडी कुछ खास ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, हमारे वेट लॉस, वेट गेन से रिलेटेड है, इंसुलिन की प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उस खास टाइम पे ही रिलीज़ होते हैं जिनका रात की नींद से लिंक है, वो हम दिन में कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं हम वीकेंड पे सो के विल कैच अप, हम वो सारी पूरी कर लेंगे थोड़े फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस इट वर्क्स, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नो इट डजंट। वो जो नींद चली गई वो चली गई, वो फिर जो आप नहीं पूरी कर सकते। जी ठीक है, डॉक्टर महरीन हमें ये भी बताएं कि हमें नींद आ गई, हम सो गए, लेकिन रात में हमारी आंख कोई 16, 20, 25, 30 दफ़ा जो है खुली, जिससे जो है हम एक अच्छी नींद नहीं ले सके। इसकी बड़ी वजह क्या है? डॉक्टर्स के पास अगर आप जाए तो डॉक्टर कहते हैं आपको कोई स्ट्रेस होगा, लेकिन इंसान को पता ही नहीं लग रहा होता भाई मुझे ऐसा कौन सा स्ट्रेस है। सो तो मैं 10 मिनट में गया था, लेकिन रात में इतनी दफ़ा आंख खुली कि मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी। बिल्कुल, आपका दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो इसमें ना देखें, स्लीप डिसऑर्डर्स हम कहते हैं उसको, उसमें 2-3 तरह की जो हैं वो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। उनमें से एक जो है जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद ना आना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि आप, कुछ लोग कहते हैं हम बिस्तर में लेटते हैं और 2-2 घंटे लग जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, दैट्स वन टाइप ऑफ इंसोम्निया। एक तरह का इंसोम्निया ऐसा होता है जिसमें लोग कहते हैं हमारी बार बार आंख खुल रही है, रात के टाइम 2 से 3 दफ़ा आंख खुले दैट्स नॉर्मल, 1 से 2 दफ़ा खुले दैट्स फाइन, लेकिन अगर 4 से 5 वो हो रहा है या 6 से 8 टाइम्स हो रहा है, उसको हम इंसोम्निया के अंडर जो है वो पाक करते हैं कि इसका मतलब होता है कि नींद टूट रही है, नींद खुल रही है। और उस केस में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट योर सेल्फ चेक्ड फ्रॉम अ डॉक्टर। ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है कि हिस्ट्री के दौरान वो कुछ ऐसी चीज़ें पता कर ले कि कोई और अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है वो नींद नहीं आ रही या बार बार आंख खुल रही है। कई दफ़ा नींद में ऐसे होता है कि लोग कहते हैं हम फ़ौरन सो जाते हैं लेकिन खराटे बहुत आती हैं, तो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली खराटों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, हालांकि दैट्स द केस। खराटे इज़ एन इंडिकेशन, वो पॉइंट आउट कर रहा है कि शायद एक अंडरलाइंग कोई स्लीप डिसऑर्डर है। कई दफ़ा नींद में सोते सोते हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम खाते तो इतना है नहीं लेकिन वज़न बहुत बढ़ रहा है, तो वो समझ नहीं आती क्यों है। उसको जब हम ट्रेस करते हैं उसकी भी वजह एक स्लीप डिसऑर्डर निकलती है। ठीक, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योरसेल्फ चेक। अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो आपको ओबेसिटी या वजन बढ़ने जैसे मसाइल भी हो सकते हैं, और क्या ऐसे मसाइल हैं जो नींद की कमी के साथ लिंक्ड हैं, और बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? हम उन्हें लाइट भी बंद कर दें, टीवी भी बंद कर दें, वो नहीं सोते, वो कहते हैं नींद नहीं आ रही। और साथ नींद की गोलियों वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बता दीजिएगा। आई एम सो ग्लैड आप लोगों ने ये वाली चीज़ पॉइंट की है। अच्छा, फर्स्टली हम टैकल करेंगे वेट इशू को। आप बिलीव करें, जो वेट गेन है और वेट लॉस है, इट्स एक्चुअली लिंक्ड टू स्लीप। हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो सिक्रीट करती है जब हमें प्रॉपर नींद आती है, और जब हमारी नींद सही नहीं होती, नींद 2 तरह की होती है, एक होता है कि कितने घंटे सोए और एक होता है क्वालिटी कैसी थी। मुझे बहुत रिफ्रेशिंग स्लीप आई, मैं सुबह उठ के बहुत फ्रेश फील किया था,
दैट्स अनदर टाइप ऑफ स्लीप। अगर हमें प्रॉपर स्लीप मिलती है तो वेट लॉस बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आपकी बॉडी की जो केमिस्ट्री है ना वो इन सिंक होती है जो हम खा रहे हैं। अगर हमें नींद सही नहीं मिलती तो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है, हमारे जो हार्मोन्स भूख लगने के लिए सिग्नल देती हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आप सोचें कि आपने नींद पूरी नहीं की तो आपको भूख लगने के हार्मोन्स बढ़ गए, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट क्रेविंग शुगरी फूड्स, स्टार्ची फूड्स, पिज्ज़ा रात को खाने का दिल चाहेगा, चॉकलेट्स खाने को दिल चाहेगा, और वो फिर बर्न ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, स्लीपिंग पिल्स जो एक नाम दिया जाता है, ये एक मिसनोमर है। हम एज स्पेशलिस्ट हम बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करते, रेकमेंड नहीं करते। ये एक तो ये कि ये स्लीपिंग पिल्स होती नहीं हैं, ये एनेस्थीसिया कॉज करती हैं, ये कभी भी आपको डीप स्लीप नहीं जाने देंगी। हमेशा आपने देखा जो लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं वो सुबह उठ के कहते हैं हमें 2 से 4 घंटे लगते हैं थोड़ा सा फ्रेश फील करने में, कॉफ़ी पीनी पड़ती। इट्स बिकॉज वो नींद आने की दवाइयाँ नहीं हैं, वो सिर्फ आपको एक ड्राउजी कर देती हैं, सो इट बिकम्स ईजी सो सके, लेकिन वो कभी भी डीप स्लीप या ऐसी स्लीप जिसमें हमारी बॉडी, इसलिए स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से रिकमेंड भी नहीं लेने चाहिए, नहीं कर रहे होते। डॉक्टर मेहरीन, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान का पैसा, और हम कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं हमें आप ये बता रही थी। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है हमजा। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है ना कि सूरज चढ़े तो पर्दे खोल दें ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए, ना सिर्फ कोविड का खात्मा होगा बल्कि और जर्म्स भी मरेंगे, और आपकी बॉडी को पता होगा कि दिन का वक्त है, दिन काम के लिए है, और जब शाम हो तो पर्दे बंद कर दें और लाइटें भी हल्की कर दें और म्यूजिक और तेज हंगामा व खेजी से दूर हो जाएं, ताकि बॉडी को पता चले कि आराम का और वक्त रात है। की नींद का तो नेमुल बदल है ही नहीं। आप पूरा दिन भी सोए ना तो रात के वो 3-4 घंटों को भी जो है ना वो नहीं पूरा कर सकते। अगर आप रात को 3-4 घंटे भी सो लिए और दिन आपने पूरा भी सो के गुजार लिया तो इसका भी कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमें 6 से 8 घंटे लाजमी सोना चाहिए। बिल्कुल, सो ये ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की कि अगर आपको नींद अच्छी आती है, अगर आपको भूख ठीक लगती है, अगर आपकी सेहत बेहतर है, इसके लिए शुक्र भी अदा करें, इनको हिफाजत भी करें, और अगर ये मिसिंग है ज़िंदगी में तो कोशिश करें जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं शायद उनसे कुछ बेहतरी है। बिल्कुल, कुछ बेहतरी लाजमी आएगी। मौज़ों वाला मैं लाजमी ट्राई करूंगा कि जुराबे पहन के अब तो गर्मियां आना शुरू हो गई, नहीं आप नहीं काम करेंगे, अगली दफा करेंगे। हाँ, अल्लाह करे कि वैसे ही सबकी नींद जो है ना वो ठीक हो जाए। खैर, एक और बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। ये बच्चे की जहानत पर तो रखा ही नहीं जाता, ये रखा जाता है कि अम्मा को क्या पसंद है और अब्बा जी को क्या पसंद है। बच्चा कितना ज़हीन है ये नहीं देखते। ये बड़ी मुसीबत है। जब मैं कर रही थी हमजा और मेरा बड़ा इरादा था लिटरेचर में करने का, तो मेरी अम्मा को बड़ा शौक था कि नहीं डॉक्टरी ही करनी है। और फिर हुआ ये कि मैंने मास्टर्स में जब दाखिला लिया लिटरेचर करने के लिए तो मुझे वहाँ से छुड़वा के तो कराची भेजा गया कि नहीं आपने जो है ना ये करना ही करना है। सो ये हर बच्चा, और अब मैं भी अपने बच्चों के साथ अनकॉन्शियसली यही कर रही होती हूँ। ये एक, क्योंकि हमें लगता है कि हमें बच्चे भी बच्चे हैं और आगे ज़िंदगी में स्किल की क्या वैल्यू है, उन्हें नहीं पता कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये वालिदैन की इनसिक्योरिटीज़ जो है ये बच्चों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं ये तो बच्चे ही बता सकते हैं। बहुत तंगी होती है, बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती। भाई कैलकुलस समझ नहीं आ रहा, इंजीनियर बनने के लिए हम निकल गए हैं, हमें बायोलॉजी समझ नहीं आ रही और हम डॉक्टर बनने के लिए निकल गए हैं। बड़े मसाइल होते हैं, बच्चे पूरी ज़िंदगी में रखा है इसकी वजह से तंगी रहते हैं। सो इस हवाले से एक ऐप बनाई गई है जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव है, और हम उसी के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे ताकि आपको बता सकें कि ये ऐप कैसे काम करती है। जुनैरा साकिब ने ये ऐप जो है ये बनाई है। आई होप कि मुझे लगता है वो भी इसी प्रोसेस से गुजरी होंगी। सो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि ये जो ऐप आपने बनाई है मेरा फ्यूचर ऐप, ये कैसे ख्याल आया और ये कैसे काम करती है, स्टूडेंट्स को जो करियर गाइडलाइंस देती है कैसे देती है, किस बेस पे देती है? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी बिल्कुल, ये ऐप है और एक वेबसाइट है, बुनियादी तौर पे एप्टीट्यूड टेस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि बच्चे हमारे मुल्क में बहुत स्ट्रगल करते हैं कि वो कौन सी डिग्री करें, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, और बहुत कन्फ्यूजन एक अमूमी तौर पे जो है वो दोनों साइड पे रहती है। तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग बुनियादी तौर पे करती है कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स दोनों को मदद करती है उनको समझने में कि वो बच्चों का जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और एक जो उनकी पर्सनैलिटी है और इंटरेस्ट है वो किस साइड के ऊपर है। तो मेरा फ्यूचर जो है वो इसमें ये होता है कि एक बच्चा जब आता है उसके ऊपर तो वो एक टेस्ट देता है, उस टेस्ट के बाद उसको ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और सब्जेक्ट एरियाज का पता चलता है
बल्कि हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया ये है कि बच्चे को फिर हम सूटेबल डिग्री से भी मैच करते हैं जो कि उसके एप्टीट्यूड के साथ सूटेबल हैं, जो कि उसके साथ मैच करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़ुनैरा, हमें ये भी बताएं कि कितने अभी तक बच्चे जो हैं इस ऐप को इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कोई इसके लिए ये पेड ऐप है, फ्री है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है? जी, हमने इसको लॉन्च किया था जून 2020 में, तो हमें 7-8 महीने हुए हैं इसको लॉन्च किए थे। तो इन 7-8 महीने में 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और हमने क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमने किया ये है कि टेस्ट जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में रखा है, ताकि हम किसी बिल्कुल एक साइड को हम सर्व ना करें और दूसरी साइड जो है वो महरूम रह जाए इस चीज़ से। तो ये पेड है, लेकिन कोशिश हमारी ये है, विजन हमारा ये है कि कैरियर काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में हर बच्चे की पहुंच में हो। तो ये महंगी ऐप नहीं है, कोई इसके कोई पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब आप एक अपना फ्यूचर कैरियर डिसाइड कर रहे हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना जो है वो इट्स अ फिजिबल थिंग। ज़ुनैरा, ये भी बताइएगा कि आजकल तो इतनी सुपर स्पेशलिटीज़ हो गई हैं, एक सब्जेक्ट की आगे इतनी ब्रांचेज हैं और इतनी उसमें इनोवेशंस आ रही हैं, तो क्या आपकी ऐप में वो तमाम करियर ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, उन तमाम पे जज किए जाते हैं? ये बेसिक कैटेगरीज हैं जिसके तहत आप बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके अंदर किस तरह की सलाहियत मौजूद है? हम बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज की तरफ इसलिए डायरेक्ट नहीं करते कि बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज की तरफ डायरेक्ट करना भी थोड़े से ज्यादती की बात है। देखिए, जब बच्चा ये फैसला कर रहा होता है कि उसने कोई यूनिवर्सिटी में किस फील्ड में जाना है, तो उसकी उम्र जो होती है वो 18-19 साल होती है। और यूजुअली जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड की उठा लें, तो वो डिग्रीज बहुत स्पेशलिस्ट फील्ड की तरफ नहीं लेके जाती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं और BBA करते हैं, तो उसमें बहुत स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स नहीं है। हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू जरूर अगले 4 साल में मिलता है। फिर आप ये सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा इसमें से मुझे मार्केटिंग पसंद है या HR पसंद है, या आप मीडिया स्टडीज में अगर जाते हैं तो मीडिया स्टडीज में आप ये सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे लिखना ज्यादा पसंद है या मुझे एडिटर बनना पसंद है। तो वो स्पेशलाइजेशन हम बच्चे के ऊपर छोड़ते हैं और वो बच्चा डेवलप होता है 19 साल की उम्र से 22-23 साल की उम्र तक, और वो बेहतर डिसीजन लेने के काबिल होता है। हम जो एक काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसे फील्ड की तरफ डायरेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपकी अम्मी ने कहा कि जी डॉक्टर बनना है, तो पाकिस्तान में जब मैं आपको 10 में से 7-8 बच्चे जो है उनका यही जवाब होता है इसका कि हमने डॉक्टर बनना है, या अम्मी अब्बू चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। और बहुत कम बच्चे हैं जो एडमिशन ले पाते हैं और उस स्टेज पे आ पाते हैं। जब वो वहाँ पे नहीं जा पाते तो उनको समझ नहीं आती कि दूसरी फील्ड। बिल्कुल ठीक है, फील्ड जो है वो सजेस्ट करें। ठीक है ज़ुनैरा, अब हमें ये बताएं कि ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। पेरेंट्स कहेंगे हमारा तो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, तुम ये 50-60 सवाल दे के 100 सवाल करके बता रहे हो, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? उन्होंने कह दिया कि जी कि आप मीडिया स्टडीज़ में चले जाएं, आगे जाके पता लगा भाई इसमें तो मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। बच्चे के पेरेंट्स कैसे मानेंगे कि ये ऑथेंटिक है? अच्छा, इसमें हमने किया ये है कि हमने कोशिश की है कि हम ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग दें, चाहे बच्चे के पेरेंट्स हों या बच्चे के टीचर्स हों या मैं हूँ, हम सबकी जो है वो काउंसलिंग सब्जेक्टिव होती है। हम सबका जो विजन है वो लिमिटेड होता है। जिंदगी में हमने जो चीज़ें की हैं उसी के हिसाब से हम जो है बच्चे को गाइड करते हैं। हमने अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बिल्ड किया है वो इस तरह से बिल्ड किया है कि जो बच्चे पहले से डिग्रीज में मौजूद हैं, उनकी डिग्रीज खत्म होने वाली हैं, वो डिग्रीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मदद से, उन केसेस की मदद से हमने अपना AI मॉडल बिल्ड किया। तो जब एक बच्चा टेस्ट देता है आके, जो 16-17 साल का 18 साल का बच्चा होता है FSC का या A लेवल्स का, उसके रिजल्ट्स को हमारा AI मॉडल उन बच्चों के साथ मैच करता है जो पहले ही उन डिग्रीज के अंदर सक्सेसफुल हैं। यानी आप ये समझिए कि एक प्रोफाइल मैचिंग उसकी होती है। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है। और दूसरी मैं आपको ये भी बात बताऊं कि पेरेंट्स यकीनन अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं, तो जब हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स उनके सामने आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी पेशेंट को ही कर देते हैं जो बिल्कुल ही ये है गुमान में नहीं थी। अमूमी तौर पे बड़ी हद तक एक्यूरेट होती है। पेरेंट्स कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये बड़ी हद तक आपके मॉडल में जो बात बताई है कि जी हमारा बच्चा सोशल साइंसेज में इंटरेस्टेड है, तो वो उसकी एप्टीट्यूड इसी तरह का हमें लगता था। तो ये कोई हम ये नहीं कहते कि हम नजूमी हैं, ये कोई रैप की पेशेंट कोई हमने कर दी है। मोस्टली वी आर बेसिकली कंफर्मिंग जो कि पेरेंट्स या टीचर्स ये बहन भाई जो भी जिनको भी वो एज अ काउंसलर देखते हैं वो उस बच्चे के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आप हमारे साथ रही, में गाइड कर रही थी। मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर किसी इंसान को पता चल जाए। मुझे इससे याद आ रहा हमसा कि हमारे ना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्राइवर थे
और उनका एक बच्चा जो कि यहाँ से पढ़ा और फिर उसको स्कॉलरशिप मिला जर्मनी में और उसने एरोनॉटिकल इंजीनियर में वहाँ पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। सो पेरेंट्स जो हैं वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिग्री बराए रोजगार का बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। हमें तालीम बराए रोजगार चाहिए होती है, वालिदैन को चाहिए होता है बेटे हैं तो कमाएं जल्दी से, बेटियां हैं तो वो फिर ऐसी एजुकेशन ले जिसमें सिक्योर फ्यूचर उनका हो। बिल्कुल ऐसे ही है फरा, ये बड़े मसाइल हैं। और जिस तरह से आप बात कर रही थी कि आप भी अपने बच्चों के बारे में वही सोच रही हैं कि अभी मेरे बच्चे शायद इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो अपने लिए कोई फैसला कर सकें, तो आप ही देखती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन पर थोपने की कोशिश की जाती है। फैमिलीज़ को और पेरेंट्स को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हमारे बच्चे जो फैमिलीज़ के सामने होते हैं वो असल में वो होते भी नहीं हैं। वो फैमिलीज के सामने आके जो अपने आप को कर रहे होते हैं कि जी कि मैं तो ऐसा हूँ, ऐसे होते नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने ज्यादा साफ सुथरे क्लियर होते हैं कि यार ये तो ऐसा इसका इंटरेस्ट यही हुआ सारी जिंदगी मैंने जो पढ़ा वो सारी डिग्रियां आज तक सिवाय एक दराज में पड़े होने के उनका कोई काम नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी मैंने जो काम खुशी से शौक से किया, डिबेटिंग एंड सब कुछ, आज जो भी करियर है वो है वो उसी के साथ जुड़ा है। सो जो कुछ आप दिल से करते हैं, जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, उसी में आपके लिए जो है वो शायद बेहतरी भी होती है और उसी को अपनी एजुकेशन के साथ लिंक रखना चाहिए। उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा पैदा होते ही फैसला ना कर लेंगे बेटी हुई है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा। आप बच्चे को देखते रहें और फिर फैसला उस पर ही रहने दें, उसको गाइड ज़रूर कीजिए कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए। हमारा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस था वो 10-15 साल पहले का शायद एक्सपीरियंस था। आगे नई फील्ड्स आ रही होती हैं और दुनिया बदल रही है। आप ये करेंगे ये सब कुछ, ये जो आप नसीहत बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं, ये मुश्किल होता है जब आप अपने बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद सारे हम ऐसे ही करेंगे। वेरी इनसिक्योर कि कुछ ऐसा गलत ना कर लें कि जिससे कल को इनको परेशानी। अच्छा, अपनी तरफ से वो अच्छा फैसला करते हैं। हम ये तासुर नहीं दे रहे कि पेरेंट्स अपनी तरफ से अच्छा, पेरेंट्स तो अच्छा फैसला ही कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो बच्चे के लिए ठीक नहीं हो रहा होता, बच्चा उससे कंपैटिबल नहीं होता। बिल्कुल सही। सो ये वाइज इसमें डिसीजन होना चाहिए जो कि दोनों के लिए बेहतर हो। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।